जी नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके चलें। अच्छा जी। तो हम जो है लास्ट टाइम हम कर रहे थे एलएमएस और जो है एलएमएस और जो स्टीपेस्ट डिसेंट है उसमें हमने देखा था कि मेन डिफरेंस जो है वो क्या है कि स्टीपेस्ट डिसेंट में नॉर्म वी एक्चुअली अस्यूम कि हमारे पास आर और पी जो है वो फॉर द होल डेटा अवेलेबल हैं, जो कि बेसिकली ट्रू नहीं होता इन द केस ऑफ रियल सिचुएशन। तो उस केस में जो है वी एक्चुअली प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम एलएमएस यूज़ कर रहे होते हैं, और जिसमें हम दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि वी अप्रोक्सीमेट जो है आपके पास जो भी आर और पी स्टीपेस्ट डिसेंट में हम यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ एलएमएस हम उसको डेटा से ही एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और हम ये कहते हैं कि वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि स्टीपेस्ट डिसेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सर्च मेथड, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे पास जो आर और पी है वो हम एक दफ़ा डिटर्मिन करके एंड देन वी स्टार्ट टू वर्क टुवर्ड्स द अपडेट ऑफ द वेट वेक्टर्स जिसकी भी हम बात कर रहे होते हैं। और वी सॉ के उस केस में डिटर्मिनिस्टिक जो है वो कहाँ पर हो जाता है, वेट स्टेज में डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, क्योंकि डेटा ड्रिवन नहीं होता ना। हमने पूरा डेटा पहले से ले लिया, तो बस हमने जो एक दफ़ा आर और पी डिफाइन कर दिया उसके ऊपर ही हम इटरेशंस करके और डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाउ टू मूव टुवर्ड्स द लोकल मिनिमम और सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम। अभी फ़िलहाल वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास एक ही मिनिमम है विच इज़ ग्लोबल मिनिमम, एरर को हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं। और एलएमएस के केस में जो है हम आर और पी को बेसिकली एस्टिमेट करते हैं एट एवरी स्टेप बेस्ड अपॉन द डेटा जो कि आ रहा होता है एंड बेस्ड अपॉन द आउटपुट जो भी डिजायर्ड हमारे पास वैल्यू मिल रही होती है। और इसमें जो है हमने दो एग्जांपल्स की बेसिकली ये इक्वेशंस जो मतलब जो फिगर्स थी खाली हमने देखी थी, क्योंकि हम सॉल्व इसको बहुत डिटेल में जो है 5th चैप्टर में कर चुके हैं स्टीपेस्ट डिसेंट के लिए, जो कि लेफ्ट पे नज़र आ रही हैं फिगर्स, और जो राइट के ऊपर है दिस इज़ फॉर एलएमएस नज़र। तो दोनों में अच्छा, अब एलएमएस में जो है बिकॉज वी आर टेकिंग द नॉट टेकिंग द होल पॉपुलेशन, तो उसका जो है वो जाहिर है कि नुकसान ये हो जाता है कि वी आर एडिंग नॉइज़ और एरर, जिसकी वजह से एक तो कन्वर्जेंस जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टीपेस्ट डिसेंट। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो इतना स्मूथ पाथ नहीं होता, बिकॉज एट एवरी पॉइंट जो आर और पी है वो एस्टिमेट हो रहे हैं और फिर उसकी बेस पे जो है वो डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। तो अल्टीमेटली हम पहुंच तो जाते हैं जहां हम स्टीपेस्ट डिसेंट पे पहुंचते हैं, लेकिन इटरेशंस नंबर ऑफ इटरेशंस जो होती हैं वो दोनों इन केस ऑफ LMS आर a lot more as compared to steepest descent। और एक जो थी जिसी दफ़ा गज़ाला ने एक वो क्वेश्चन पूछा था इंट्यूशन का, मुझे थोड़ी सी एग्जांपल्स मिली भी थी, कुछ मेरे अपने जहन में भी हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है ना उसमें हम इंशाल्लाह वी विल जस्ट डू द एग्जांपल्स के थ्रू आउट। जो है मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मैं बना भी पाऊँ इस तरह के एग्जांपल्स जो कि हम उसको जो है मे बी मैट लैब में या पाइथन में किसी तरह से, और दूसरी ये कि कुछ जो है वो हम टेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे, रिटर्न एग्जांपल्स। तो फिर उसमें जो है वी विल सी के हाउ द स्टेप साइज एक्चुअली इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइगन वैल्यूज, जिसकी हम बात करते हैं ना, मतलब थ्योरेटिकली तो हम करते भी रहे, लेकिन कहाँ किस केस में स्टेबिलिटी होती है, किस में नहीं होती, कहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रैपिडली जो है वो कन्वर्ज करता है, कहाँ नहीं करता। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। जो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे रोका था lecture, that was on this point when we were talking about average tap weight behavior of the LMS algorithm। So basically इस जो है टॉपिक का पर्पस ये है कि we are trying to actually find के जो अगर आपको याद हो कि in the case of steepest descent हमने we started with we started with H जो है वो वेक्टर स्पेस पे हमने स्टार्ट किया था, देन वी मूव टू H माइनस H नॉट जो है हमने उसको शिफ्ट किया था, एंड देन वी एक्चुअली मूव टू द
वेक्टर स्पेस जो कि आइगन वैल्यूज जिसमें हम एज अ आइगन वेक्टर्स जो है उनको एज अ बेसिस सेट ले रहे थे. एंड सो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द केस ऑफ LMS कि हम एंड में जो है वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट के जहाँ पर हम इसका भी स्टेप साइज और लर्निंग कर्व वगैरह जो हमने स्टीपेस्ट डिसेंट में किया था उसको हम डिफाइन करें, बट डेफिनेटली यूजिंग द डेफिनेशन जो कि हमने यहाँ पर इन केस ऑफ LMS डिफाइन की हुई है, टेकिंग द डिफरेंसेस इनटू अकाउंट जो कि हमने LMS में ऑलरेडी जो है वो मेंशन किए हुए हैं. अच्छा, इस केस में अगेन वी आर अस्यूमिंग थ्रू आउट these lectures, मेरा ख्याल है started from the Wiener filter, हम ये assume कर रहे हैं कि हमारे पास जो input है और जो expected output है they are stationary processes. ठीक है, और इस केस में जो है again I am assuming the same thing कि H naught जो है that is the optimum weight vector. और इसको वी नो कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इन्वर्स निकाल के इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ समथिंग जो कि ऑलरेडी हम शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं. नाउ इन द केस ऑफ LMS हमने लास्ट टाइम जो है ये इक्वेशन डिराइव की थी, और इस इक्वेशन में और जो हमारे पास इक्वेशन होती है इन केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, उसमें वी सॉ द डिफरेंसेस फॉर बोथ द केसेस, एंड वी सॉ के डिफरेंस बेसिकली यहाँ पर आ रहा होता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बजाय जो है अब हम एरर को इटसेल्फ ले रहे होते हैं. इसको डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में कर ली थी, तो वी विल नॉट गो इनटू दिस, बट वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस. इसकी बल्कि इसको भी हमने पार्शली जो है लास्ट टाइम कर लिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ें जो है वो जल्दी गुजारूंगी, एंड देन वी विल ट्राई टू एक्चुअली फिनिश दिस थ्योरी पार्ट आज LMS का, और फिर जो है हम एग्जाम्पल्स पे अगली दफ़ा आएंगे. अच्छा, इस केस में जो है व्हाट वी हैव, हम यहाँ तक वी एक्चुअली रीच टिल दिस इक्वेशन. मेरे पास जो एंड में इक्वेशन आई थी वो ये वाली इक्वेशन थी जहाँ पे हमने लेक्चर को स्टॉप किया था. ठीक है, और इसमें जो है वो बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ. अगर आपको याद नहीं है, हमने जो इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन थी, ओके लेट मी एक्चुअली, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने कहीं लिखी हुई भी है जी के, और लेट मी जस्ट मूव बैक जी. ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास h ऑफ n वाली, h ऑफ n प्लस 1 is equal to h of n plus mu times en x of n. तो सबसे पहले तो ये कि हमने इसको जो बेसिस है, वी एक्चुअली आर मूविंग फ्रॉम h to v बेसिस, विच मीन्स कि हम एरर जो हमारे पास बेसिकली h में से हम h नॉट को माइनस कर रहे हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली एरर वेक्टर जो है वो vn में हम जा रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी अगेन वो स्टीपेस्ट डिसेंट की तरह जो है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. सो वी विल नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट इट इन डिटेल, लेकिन इससे हमारे पास इक्वेशन जो वो सिंपली क्या आ जाती है, जब मैंने दोनों साइड से h नॉट को माइनस कर दिया, देन आई एम गेटिंग दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ v ऑफ n विच इज़ जस्ट ट्रांसलेटेड एक्सेस. और इसके बाद हमने जो है लास्ट टाइम किया था जिसमें वी पुट द वैल्यू ऑफ e ऑफ n, और e ऑफ n की वैल्यू जो है एट द एंड सारी डेरिवेशन के बाद इट केम आउट टू बी दिस थिंग, जिसको मैंने इस इक्वेशन में लगा दिया. ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव जस्ट टेकन द जस्ट ओपन दिस इक्वेशन जो पैरेंथेसिस जो है. ठीक है, कि हमारे पास जो है म्यू ई नॉट और x ऑफ n जो है माइनस के प्लस के साथ आ जाएगा, जिसको मैंने एक मिनट, मैंने कहीं साइन की कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई, लेट मी सी. यहाँ पर दिस इज़ ई नॉट एंड ठीक है, दिस इज़ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस किया है. ठीक है, सही है. तो ये प्लस वाली जो मेरे एक्चुअली यहाँ जो ये टर्म जो है दिस इज़ फ्रॉम म्यू ई नॉट एन और एक्स ऑफ एन, और जो नेगेटिव के साथ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, मतलब दिस टर्म आई एम गेटिंग बाय द सेकेंड टर्म जो है. ठीक है, या लेट मी एक्चुअली राइट इट अगेन हियर कि ये इक्वेशन जो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर
लिखती हूँ तो इट विल बी ओके v of n plus 1 is equal to v of n minus mu x of n transpose n x of n v of n 3 वेक्टर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको जो है वो मैं आगे पीछे यानी x और v जो है वो दोनों के दोनों जो है वो कॉलम वेक्टर्स हैं तो मैं इनको इंटरचेंज कर भी दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं उस तरह भी लिखूं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आई जस्ट वांटेड टू कीप दिस x ऑफ ट्रांसपोज n और x ऑफ n टुगेदर तो उनको मैंने साथ लिख दिया एंड देन आई एम गेटिंग म्यू e नॉट ऑफ n x ऑफ n ठीक है। अच्छा अब जो है वी नीड टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज थ्री मतलब ये वाली जो टर्म है मेरे पास जी अच्छा मुझे आप में से कोई बताएगा कि मेरे ख्याल है लोग तो है दो ही हैं आई एम एक्चुअली क्लेमिंग के ओके नाउ आई विल टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दीज टू दिस इक्वेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं कैन एनीवन क्योंकि हमने तो ये कह दिया है कि जी हमने पहले अप्रोक्सीमेट कर लिया है विद हमने ये कहा था ना कि r को हमने r से किया है एंड r वाज एक्चुअली इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n ट्रांसपोज ठीक है और r हैट जो है दिस इज सिंपली x ऑफ n एंड x ऑफ n ट्रांसपोज नाउ अगर मैं अब ये कहती हूँ कि आई एम टेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन बोथ साइड्स इन दिस केस व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली एनी गेसेस जी नो वन उसामा है ना अच्छा अब तो काफ़ी लोग आ गए ओके जी सना उसामा के व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के एक्सपेक्टेड वैल्यू बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू रहने से पहले ना लेट मी डू अनदर स्टेप कि मैं वी वाली टर्म्स को इकट्ठा करती हूँ सो लेट मी अगर मैं v को कॉमन निकाल लेती हूँ तो आई विल गेट i माइनस x ऑफ n x ट्रांसपोज n x ऑफ n ठीक है b ऑफ n प्लस म्यू e नॉट ऑफ n x ऑफ n ठीक है अभी तक तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो सिर्फ मैंने ये कहा है कि देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का बेसिकली यहाँ क्या मतलब है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट LMS तो हम इस केस में हमने क्या देखा था कि मेन डिफरेंस दोनों सिचुएशंस में क्या है कि यू हैव अगर आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में फॉर स्टीपेस्ट डिसेंट वी टॉक अबाउट सैम्पल ठीक है अब इस केस में जो है व्हाट वी आर जब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रही हूँ जो सैम्पल्स भी हमारे पास आ रहे हैं एक्स ऑफ एन के और एक्स एन के सैम्पल्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स आ रहे हैं दे आर एक्चुअली रैंडम प्रोसेस से हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं ना सो इट मीन्स के हम एक्चुअली ensemble एवरेज ले रहे हैं विच इज़ एक्चुअली द एवरेज ऑफ दिस थिंग एट एवरी इंस्टेंट ठीक है अब बेसिकली अगेन ये बुक ये जो है बहरूज की बुक से मैंने वो किया हुआ है और उसमें दोनों चैप्टर्स में एक्स ऑफ एन से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है विच एक्चुअली मेक्स इट काइंड ऑफ मिसलीडिंग क्योंकि ये वाला जो एक्स ऑफ एन है दिस इज़ जो अगर हम स्टीपेस्ट डिसेंट की बात करते हैं तो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द होल एक्स ऑफ एन और यहाँ जो हम एक्स ऑफ एन की बात कर रहे हैं LMS के केस में दैट इज़ एक्चुअली द
वैल्यू ऑफ द इनपुट एट एवरी स्टेप जो है जिसके ऊपर आप उसको बेस कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी बात कर रही हूँ तो इट इज एक्चुअली इट मीन्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस थिंग. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास एवरेजेस अगर हम लेना चाह रहे हैं दोनों साइड्स पे, मतलब वी वांट टू फाइंड कि ऑन एवरेज आपके पास जो अपडेट्स होंगे वो किस तरह से चेंज हो रही होंगी, तो वी कैन टोटली टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यूज. और आप इसमें देखें, ओके वी विल सॉल्व. जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो अब सम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास, अगर दो आपके पास टर्म्स हैं और उसका आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके सम करें या सम लेकर के एक्सपेक्टेड वैल्यू करें, इट शुड बी द सेम थिंग. तो इसका मतलब है कि अगर मैंने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगाई है तो आई कैन हैव इट लाइक दिस, v ऑफ n. अच्छा ये वेक्टर्स हैं सारे, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e नॉट ऑफ n x ऑफ n. ठीक है. और म्यू जो है ना, लेट्स सपोज कि हमने म्यू को यहाँ कहीं कॉमन ले लिया. अच्छा माय क्वेश्चन इज, अब देखें दो टर्म्स हैं जो कि मैंने सॉल्व करनी है. एक तो एक मिनट, मैंने यहाँ पर जो है ना वो लिखी हुई भी होंगी. ठीक है. वी हैव टू टर्म्स जिसको हमने सॉल्व करना है. एक जो है वो हमारे पास ये वाली एक्सपेक्टेशन की टर्म है एंड दूसरी मेरे पास ये वाली है. लेट मी टेक द लास्ट टर्म फर्स्ट और उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. व्हाट आई एम claiming is कि this thing, expected value of e naught n x of n would be equal to 0. Why? ठीक है. अब आप ये, अच्छा what is e naught n? जी what is e naught n? या e 0 कह लें या e o जो था, what was that? एरर है ये जी एरर है. किस टाइम पे एरर है? अगर आप 0 कह रही हैं तो ये ई नॉट सॉरी 0 नहीं कह रही, ई ओ कह रही हूँ. ठीक है. ये हमने ऑप्टिमल एरर जो है, ऑप्टिमल एरर है. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. जी जी बोलें मैम. ये ऑर्थोगोनल है आपस में. ओके वेरी गुड. ठीक है. बिकॉज ऑर्थोगोनैलिटी का प्रिंसिपल आपने पढ़ा था एंड वी एक्चुअली यू सॉ दिस थिंग इन द केस ऑफ वीनर फिल्टर के जो भी ऑप्टिमम एरर होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्थोगोनल, जो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर स्पेसेस के जिसमें जो हम नॉर्म वगैरह डिफाइन कर रहे हैं या प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं वो इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन कर रहे हैं. तो उस केस में वी एक्चुअली नो, जो कि जेनेरिक हम यूज़ करते हैं हर जगह, क्योंकि वी नो कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जो ऑप्टिमम एरर है दैट इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल टू योर इनपुट. सो इट मीन्स के बिकॉज ऑफ द रीजन कि दिस इज ई नॉट, सो इसकी वजह से ये वाली जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल होल्ड करेगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड वाला जो है. सेकेंड टर्म क्या थी? आई माइनस म्यू एक्स ऑफ एन एक्स ट्रांसपोज ऑफ एन टाइम्स वी ऑफ एन. ठीक है. अच्छा अब मैं इसको ना एक्चुअली आई कैन राइट इट एज एक्सपेक्टेशन ऑफ आई माइनस म्यू टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ एन एक्स ट्रांसपोज ऑफ एन एंड वी ऑफ एन. ठीक है. अब इसमें देखिए व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ आई. एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू आई बिकॉज आई इज अ कांस्टेंट. ठीक है. ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ना विच हैज कांस्टेंट वैल्यूज. तो जो एक्सपेक्टेशंस या अप्लाई आप कर रहे होते हैं, अप्लाई अगर कांस्टेंट के ऊपर करते हैं तो वो सेम वैल्यू ही हमारे पास आ जाती है. तो ये तो मेरे पास आई ही रहेगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग. अब इस केस में बेसिकली दिस इज समथिंग
which is kind of complicated. Why complicated? Because मेरे पास जो यहाँ पे expectation है, this is expectation of 3 terms. ओके कि आपके पास थ्री रैंडम वेरिएबल्स हैं और मुझे लगता है, हाँ ठीक है मैंने सही लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने एक्सपेक्टेशन ली हुई है, और उन तीनों तो इसका मतलब है कि थर्ड मोमेंट तक हमें, चूँकि देखें अगर आप एक्सपेक्टेशन में दो जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो वेरिएंस तक जा रहा होता है अगर आप सॉल्व उसको करते हैं। इस केस में अगर 3 रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो उसकी एक्सपेक्टेशन लेना इज़ नॉट दैट ईजी। आपको डिफरेंट बुक्स में जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अजम्पशन नज़र आएंगी। बहरोज़ की बुक में और उसके अलावा 2-4 और मेरे ख्याल से हेकन में भी जो है जो अजम्पशन हम लेके उसको सॉल्व कर रहे होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंस अजम्पशन, ठीक है। लेकिन अगेन बेस्ड अपॉन एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट सॉल्यूशंस तो सारों में जो है वो सेम आते हैं, लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंट ऑथर्स जो है वो इसको या डिफरेंट तरीके से जो है वो अप्रोच करते हैं। तो हम क्योंकि बहरोज़ या हेकन को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए उसकी ही अजम्पशन हम देखेंगे, और उन्होंने भी बेस की हुई है अपॉन सर्टन रिसर्चर्स की जो है वो स्टडीज़ के ऊपर बेस की हुई है अजम्पशन। और वो इंडिपेंडेंस अजम्पशन जो है वो क्या कहती है कि वी एक्चुअली अस्यूम कि जो भी हमारे पास करंट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन है एंड d of n है, they are independent of previous values of x of n and d of n. So it means that they are independent of x of n minus 1, d of n minus 1, ठीक है, which is not something unreasonable to assume कि हम मतलब नहीं, खैर मैं गलत कह रही हूँ, एक्चुअली दिस इज अनरीजनेबल, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपके पास जो डेटा अभी आ रहा है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो करंट पे सैंपल्स आ रहे हैं वो अगर हमने 1000 सैंपल्स लिए हुए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगला वाले सैंपल सेट हम उठाएंगे वो ये नहीं होता कि नॉन ओवरलैपिंग हो, हम उसके सैंपल्स जो है मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, या तो हम सिर्फ ये होगा कि अगले को ऐड करेंगे सैंपल को, पिछला वाला ड्रॉप कर देंगे तो उससे हमारा अगला वाला सैंपल सेट बच जाएगा, एंड देन अगला वाला सैंपल सेट, इसका मतलब है ओवरलैप तो मौजूद है। तो वी डोंट एंड इवन अगर ओवरलैप इतना ज़्यादा मौजूद ना भी हो तो तब भी जो चीज़ें हैं वो इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती, ठीक है। बट in order to solve it, और उसका फिर in order to solve it we are assuming this, और इफेक्ट क्या हो रहा होगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर जो है वो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। बट इन एनी केस हम ये अजम्पशन करेंगे और ये अजम्पशन लेके हम आगे भी इसको जो है वो चीज़ों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि करंट वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं है प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे एंड द डिज़ायर्ड आउटपुट के ऊपर, लेकिन एंड देन द अदर assumption वी आर मेकिंग इज़ कि हमारे पास जो v ऑफ n है, विच वॉज व्हाट वाज v ऑफ n, जो एरर वेक्टर है v ऑफ n, और इन अदर वर्ड्स h ऑफ n, बिकॉज देखिए ना एरर वेक्टर हमारे पास कैसे आया था, इस तरह से आया था। ये जो ऑप्टिमम h है दैट इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, मतलब ऑप्टिमम जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, चेंज तो हमारे पास ये चीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर v ऑफ n के ऊपर कोई अजम्पशन हम लगा रहे हैं तो h ऑफ n के ऊपर भी लगा रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस एरर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कम कर रहे हैं, या एरर वेक्टर जो है वो छोटे से छोटा हो रहा है एज we are moving towards h naught. तो इस केस में what we assume is कि v of n is dependent on एक मिनट, on previous values of x of n एंड d ऑफ n, ठीक है, प्रीवियस वैल्यूज जो है वो x ऑफ n माइनस 1 2 एंड 3, बट नॉट ऑन करंट वैल्यूज, ठीक है। इन अदर वर्ड व्हाट वी आर सेइंग इज के v ऑफ n जो है is independent of x of n and d of n,
जबकि ये जो दोनों हैं दे आर डिपेंडेंट टर्म्स। और इन अदर वर्ड्स ये सारी की सारी कहानी करने का मकसद क्या है कि on the basis of this independent assumption we can actually divide this expectation into two expectation. Expected value of x n transpose and expected value of v of n. ठीक है, अच्छा, what is this expected value of x n transpose? कोरिलेशन मैट्रिक्स बन जाएगा R। कोरिलेशन मैट्रिक्स, ओके। और अगेन देखें, बार बार ये चीज़ हम रिपीट करते हैं कि दिस इज अ कोरिलेशन मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट बेस्ड अपॉन द होल पॉपुलेशन। जो हमने सैंपल साइज लिया हुआ है उससे हो रहा है डिराइव, बट इट इज स्टिल द कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर गेटिंग एट द एंड इज दिस इक्वेशन, ठीक है, कि हमारे पास जो है मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स की जगह R लिख दिया है और इसको जो है वो दिस इज, यहाँ मैं इसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो दोनों साइड्स पर हैं मेरे पास। सो दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग। अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ स्टीपेस्ट डिसेंट के इक्वेशन से, देन व्हाट वी एक्चुअली सॉ, दिस इज समथिंग वेरी क्लियर, कि हमारे पास जो डिटर्मिनिस्टिक एरर वेट वेक्टर था इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, इट इज एक्चुअली replaced by average weight error vector in case of LMS algorithm, ठीक है। कि आपके पास अगेन ये बात हमने शुरू में की थी कि when we are in the weight space, so basically LMS is the stochastic method and steepest descent is the deterministic method, और यहाँ से जो है वो हमें इन दोनों का डिफरेंस नज़र भी आ गया, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि हमने यहाँ से देखा है, एंड we would need to remember this thing कि जब आप कर रहे होते हैं, और in any case real scenario में most of the time steepest descent के LMS ही हम use कर रहे होते हैं, but this is something which is showing okay what are the differences between steepest descent and LMS, जिसकी बेस पर हमारे पास रिजल्ट चेंज आ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में भी रिकैप किया था, उससे पहले देखा था कि देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हमने बात की थी। एक तो ये था कि इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, एक तो यही वाली चीज़ थी कि वी वांटेड टू फाइंड आउट के एट द एंड हमारे पास व्हाट इज़ द इक्वेशन जो इस तरह से रिलेट कर रही है, जो भी हमारे पास वी वेक्टर है इन वी वेक्टर की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको प्रीवियस वैल्यू के साथ जो है वो कैसे रिलेट कर रही है बाय यूजिंग म्यू एंड आर। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमने बात की थी वो था स्टेप साइज, के म्यू जो है वो हम किस तरह से डिसाइड कर रहे होते हैं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हमने बात की थी इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, दैट वाज लर्निंग कर्व। तो इस केस में भी जो है वी विल टॉक अबाउट म्यू एंड देन अबाउट द लर्निंग कर्व, और उसके बाद जो है वो हम आज का लेक्चर जो है उसको रोक के एंड देन वी विल सी के होपफुली हम वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन अच्छा, अब इस केस में बेसिकली आप लोगों को अगेन मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि होमवर्क मैं दूंगी, लेकिन होमवर्क में बेसिकली आई हैव एक्चुअली पुट दिस थिंग कि जब ये आप लोगों को होमवर्क में ना खुद उन्हीं लाइंस पे काइंड ऑफ प्रूव करना होगा कि हाउ डू यू फाइंड कि स्टीपेस्ट डिसेंट की तरह LMS में भी द स्टेप साइज जो है उसकी जो रेंज है दैट कम्स आउट टू बी बिटवीन 0 एंड 2 पाई लैम्डा 2/λ मैक्स, ठीक है। और बट देयर इज बेसिकली अनदर इशू कि आपके पास ये रेंज जो है वो थ्योरेटिकली जब आप सॉल्व करते हैं उन्हीं लाइंस पे जिस तरह से हमने पीछे किया था स्टीपेस्ट डिसेंट में, तो उसमें ये रेंज तो आ जाती है, बट इन द केस ऑफ LMS एल्गोरिदम even within this range the stability is not guaranteed, ठीक है।
और द मेन रीज़न इज़ द फैक्ट कि हम जो है वो सैम्पल्स ले रहे होते हैं, जो आर और पी होते हैं उनको पूरे का पूरा यूज़ नहीं कर रहे होते, एंड इन दैट केस जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके ट्रेस के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंसी होती है इस म्यू की, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक जो मैंने ये चीज़ लिखी है कि वी विल डिस्कस इट लेटर फर्दर, तो जिस वक्त मैं ये पार्ट बना रही थी तो आई थॉट कि हम उसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन देन आई रियलाइज कि इट मे बी अननेसेसरी कि हम उसको करें। हम ये देखेंगे ज़रूर कि वो किस तरह से जो है लिमिट हो जाता है, अपर लिमिट जो है उसकी कैसे चेंज हो जाती है, लेकिन ये कि डेरिवेशन का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम नहीं करेंगे। बुक के जो सेक्शंस हैं जहाँ वो मौजूद है वो मैं आपको बता दूंगी, आप खुद कर सकते हैं। और उसके कुछ पार्ट्स जो हैं ना, अगेन मैं समहाउ कोशिश करूंगी कि आपके असाइनमेंट में हो जाए शामिल, सो दैट यू कैन डू दैट। बट इन एनी केस व्हाट वी आर सेइंग हियर इज के हमारे पास, अच्छा क्यों नहीं होता ये चीज़, क्योंकि जो हम पहुँचे हैं यहाँ पर एलएमएस में, वो हम ये अस्यूम करके पहुँचे हैं इंडिपेंडेंस की कंडीशन हमने ली हुई है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस की जो कंडीशन हमने यूज़ की है ना, अजम्पशन, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इट वर्क्स फॉर स्मॉल स्टेप साइजेस, ठीक है। या स्मॉल स्टेप साइजेस का मतलब है कि इन थ्योरी जो है आपके पास ये 2/λ मैक्स तक इसको करना चाहिए काम, बट प्रैक्टिकली जो है इट डजेंट वर्क टिल 2/λ मैक्स। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाके भी कन्वर्जेंस नहीं होगी, उसके क्लोज पे पहुँच सकता है, लेकिन इट वोंट रीच देयर। एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब हम इस रेंज तक चले जाते हैं तो ये जो स्मॉल स्टेप साइज की जो कंडीशन है, इट इज़ वायोलेटिंग फॉर दिस अजम्पशन, जो इंडिपेंडेंस की असम्पशन है। अगर आपको याद हो स्टीफन्स डेसेंट के केस में वी डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि स्टीफन्स डेसेंट में हमारे पास एक्स ट्रांसपोज और एक्स were not multiplied by v of n, because वो तो ऑलरेडी r की फॉर्म में हमने we started with एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हमने पहले लेके r से ही स्टार्ट किया था, तो इट वाज r टाइम्स v of n, एंड v of n वाज, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स सॉल्वेबल, हमने ये वाली अजम्पशन की है, एंड इस अजम्पशन को होल्ड करने के लिए जो है वो म्यू का स्मॉल होना ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि this equation is, or this range of values are not actually guaranteeing the stability of the LMS algorithm, और उसको जो है वो जी जी बोलें। क्वेश्चन पूछ सकती है यहाँ पे? जी 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 ज़रूर। आपने ये बताया कि ये इसमें प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी का बिकॉज ऑफ द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये अपेयर ज्यादा होता है जब म्यू की वैल्यू जो है वो 2/λ मैक्स, यानी कि बहुत जब छोटी होनी, ज्यादा जब छोटे हों स्टेप साइज, यानी यही बात। नहीं, मैं ये, हाँ जी सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि जब स्टेप साइज बहुत छोटे, यानी 2/λ मैक्स से भी छोटे साइजेस के लिए वो स्टेबल रहता है। नहीं, मैं ये कह रही थी, पूछ रही थी कि ये जो assumption है इंडिपेंडेंस की, ये doesn't it work when the step sizes become very small? What ये ना difference एक्चुअली, between independence and the size of the step? जी ये ना एक्चुअली मैं अगेन ये मैं ना पेपर्स जिसके ऊपर ये बेस किया हुआ है ना वो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अगेन इसमें ना अगेन इस कोर्स में क्योंकि इतना ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि वी हैव टू चूज़, मतलब मैं चाहती थी कि मैं उसको यहाँ पे शामिल करूँ, लेकिन अगेन अगर हम वो कर रहे हैं तो इट वुड बी टू डिफ़िकल्ट कि हम जो है ना ये टॉपिक जो है उसको टाइम पे कवर कर पाएँ। तो बेसिकली लेकिन ये कि आपके 2-3 पेपर्स हैं इस तरह के कि जिनमें जो है बेसिकली ये कंक्लूजन डिराइव हुआ है कि आप ये जो हम ये कह रहे हैं ना, बेसिकली हमने क्या कहा था कि इंडिपेंडेंस की कंडीशन जो है दैट इज एक्चुअली सेइंग कि जो हमारे पास करंट एक्स और वी डी हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डी, और जो दूसरी चीज़ है वो हम ये कह रहे हैं कि जो v ऑफ n है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट वैल्यूज, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वैल्यूज ओनली। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है। एंड वाई इजंट इट ट्रू? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने ये देखा था कि आपके पास जो है वो एक्चुअल केसेस में जो है वो सैंपल्स जो होते हैं इस तरह नहीं होता कि आपके जो नेक्स्ट सैंपल्स हैं वो पूरे पिछले सैंपल्स जो हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ये कि अगर आप जी जी सॉरी
जी जैसे अगर हम इसको रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करें, तो अगर हम बहुत क्लोज सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि हम जब स्टेप साइज छोटा ले रहे हैं, जिसके मतलब कि हम बहुत क्लोजली स्पेस सैंपल्स ले रहे हैं, तो देयर इज जी मोर लाइकलीहुड के एक सैंपल पिछले वाले से रिलेट कर रहा हो, क्योंकि हम बहुत नजदीक नजदीक सैंपल ले रहे हैं, इसलिए शायद ये जी। कंडीशन ट्रू नहीं होती। नहीं, लेकिन ये कंडीशन तो छोटे सैंपल साइज, देखिए छोटा सैंपल साइज अगर आप ले रहे हैं, हाँ ठीक है, यू आर राइट, कि जो है ना उसका मतलब ये है कि आप बेसिकली बहुत क्लोज, क्लोज। actually it will depend upon the sample size and it will depend upon the size of the x of n, जो है ना कि आपने उसका साइज भी कितना लिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज अब देखिए यहाँ पे x of n जो है दैट इज मतलब म्यू ऑफ n जो है, म्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट के ओके लेट्स सपोज कि यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया है किसी पॉइंट से, दिस इज माय इनिशियल एंड देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, तो हम यहाँ से यहाँ अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओके दिस इज द स्टेप साइज म्यू। और इसमें एक तो ये चीज़ जो आप कह रही हैं कि ये चीज़ तो मैटर कर रही है कि अगर मैं बहुत थोड़ा मूव कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास नेक्स्ट सैंपल, यानी आप ये कह रही हैं कि जो x ऑफ n है मेरे पास, अगर मैंने इस स्टेप पे लिया है और अगला स्टेप पे जो x ऑफ n प्लस वन आ रहा है, दैट वुड बी वेरी क्लोज इफ म्यू इज जी स्मॉल, ये बात जी आप कर रही हैं। एग्जैक्टली। अम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ठीक है, और चांसेस बढ़ जाते हैं जी ना, जी अगर बहुत क्लोज, जैसे कि एक जी सिग्नल जी है और हम उसको बहुत हम्म, करेंगे, तो वो फिर वेरिएशन तो कम होगी ना, लाइकलीहुड कम हो जाएगी वेरिएशन की। हाँ जी, लाइक्लीहुड कम हो जाएगी वेरिएशन की, तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, राइट। जी तो अगर डिपेंडेंसी, लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज कि जितना आपके पास स्मॉल है और जिसमें स्मॉल एन है, जिस स्मॉल म्यू जो है उस पे ये इंडिपेंडेंस वाली कंडीशन होल्ड करती है, अगर म्यू की वैल्यू लार्ज है तो इट विल नॉट होल्ड, ठीक है। तो जो आप बात कर रही हैं इसका तो मतलब है कि दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज ऑपोजिट टू हाँ, व्हाट वी आर सेइंग हियर, ठीक है, कि तो इसको जो है हाउ कैन, मतलब यही कि और खैर वही बात है कि मैथमेटिकली तो उन पेपर्स में जो है वो एक्सप्लेन होगा जो आप पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर हम इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश करें कि इसको हम द अच्छा अब इसके ओके, अब हमारे पास जो वेट वेक्टर है उसकी अगर हम कंट्रीब्यूशन, अगर म्यू इज स्मॉल, तो उस केस में जो मेरा ख्याल है आपने ओके यही पढ़ाया था अभी, जब आप हमें लेक्चर दे रही थी मेरे क्वेश्चन से पहले, तो आपने यही कहा था कि जब ये 2 ओवर लैम्डा मैक्स की तरफ आता है, तो इंडिपेंडेंस की कंडीशन जो है वो नहीं होल्ड करती है, तो ये 2 ओवर जी जी, लैम्डा यही मैक्स। मैं भी यही कह रही हूँ, जी जी, लेकिन तो अच्छा मैं ठीक है, सही है सही है, मैं आपका पॉइंट उल्टा समझ रही थी, ठीक है ठीक है, आप भी यही बात कर रही हैं, ठीक है, हाँ दैट इज ट्रू कि जब आपके पास बड़ा होता है, नहीं लेकिन आप जो बात कर रही हैं उसके हिसाब से जब बड़ा होगा तो इंडिपेंडेंस की कंडीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, व्हाट नहीं, यू आर जब बड़ा सेइंग इज तो ज्यादा चांसेस है कि इंडिपेंडेंट होगा, जब बड़ा होगा स्टेप साइज। जब ये 2 ओवर लैम्डा मैक्स की तरफ आएगा तो छोटा हो गया ना स्टेप साइज, तो वहां पर इंडिपेंडेंस की कंडीशन होल्ड मुश्किल से करेगी, वहां पे ज्यादा एरर लेकिन नहीं नहीं ओके, लेकिन देखें वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो से लेकर 2 ओवर लैम्डा मैक्स, ठीक है, जी तो ये इसका बाउंड। मतलब है कि वट एवर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो 2 ओवर लैम्डा मैक्स है दैट विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू 2 ओवर एनी अदर लैम्डा, यस। ठीक है,
लेकिन अगर मैं इसी रेंज में बात करती हूँ तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि 2/लैम्डा मैक्स के करीब अगर आप पहुंच रहे हैं, मतलब ये वाली जो है ना, दिस दिस रेंज शुड बी क्लोजर टू 0 एज कंपेयर टू 2/लैम्डा मैक्स। ठीक है, कि जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो ये कि आपके पास जो है इंडिपेंडेंट विच इज वॉलेटेड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ म्यू। अब जो लार्ज वैल्यू ऑफ म्यू के मेरा मतलब है ना वो ये है कि 2/लैम्डा मैक्स तक जो वैल्यू आएगी, बिकॉज इससे पहले की जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी लेस देन 2/लैम्डा मैक्स, राइट? ओके, मतलब 2/लैम्डा मैक्स एज कंपेयर टू अदर 2/लैम्डा से तो कम होगा, बट अगर मैं इसी रेंज की बात करती हूँ, सो फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें, ओके व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास लैम्डा मैक्स इज लेट्स सपोज 4 है, तो ये जो कंडीशन है वो ये कहती है कि बाय जो है मेरे पास 2/4 तक जा सकता है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आई एम सेइंग इसके 0 से लेकर 1/2 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। व्हाट आई एम सेइंग इसके एक्चुअल में इससे भी कम होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर द इंडिपेंडेंस कंडीशन टू होल्ड। ठीक है, कि 1/2 तक जी, बिकॉज अब वो क्यों होनी चाहिए, बिकॉज जो आप बात कर रही हैं उसके हिसाब से तो इंडिपेंडेंस यानी जैसे जैसे आप इसके करीब बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडिपेंडेंस जो है वो, यानी व्हाट आर यू आर सेइंग इसके लैम्डा मैक्स के बजाय देयर इज अनदर लैम्डा, लेट्स सपोज के लैम्डा प्राइम है जिसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स से कम है, 3 है। तो इसका मतलब है कि फॉर दैट हमारे पास जो है ये 1/3 आ जाएगा ना, विच मीन्स के दैट इज एक्चुअली, सो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, विच इज एक्चुअली समथिंग विच इज ग्रेटर देन दिस, लेकिन हम इससे तो कंपेयर कर ही नहीं रहे ना, बिकॉज उसका तो होल्ड है ही नहीं। ये कंडीशन तो हमने ऑलरेडी जो है वो कर ली है, एस्टेब्लिश कर ली है कि 0 से लेकर लैम्डा बाय 2/लैम्डा मैक्स के दरमियान इसको होना चाहिए। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन केस ऑफ LMS इसको बेसिकली 2/लैम्डा मैक्स से भी कुछ कम रहना चाहिए, एंड द रीजन, मेन रीजन इज के इस केस में वो इंडिपेंडेंस की कंडीशन वायलेट हो जाती है। ठीक है, आई थिंक कि इसको जो है या तो ये कि वो पेपर्स आप लोग भी पढ़िएगा, एंड देन आई विल ट्राई टू थिंक अबाउट एन इंट्यूटिव मैनर के जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस सिनेरियो कि जो हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो मतलब ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि इन जनरल भी अगर स्टेप साइज हमारे पास छोटा है तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास स्लो स्लो होगी, एंड देन वी एक्चुअली से कि बहुत स्लो पहुंचेगा मगर वो पहुंच जाएगा बिकॉज वो उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। बट व्हाट दिस इज टेलिंग अस कि इवन आपके पास ये रेंज भी जो हमारे पास हो चुकी है, जो रेंज हमने निकाल रही है बाय सॉल्विंग डिफरेंट इक्वेशन जो जिस तरह हमने स्टीपेंसेशन में किया था, उसके बावजूद जो इस रेंज की जो अपर बाउंड है उससे हमें कम ही रखने की जरूरत होती है, बिकॉज अदरवाइज जो इंडिपेंडेंस की कंडीशन है वो वायोलेट हो जाएगी। सो आई विल गेट बैक टू यू जो नेक्स्ट क्लास में ना आई विल थिंक अबाउट समथिंग, जब एग्जांपल्स हम करेंगे तो वी विल सी के इसको हम फर्दर जो है, या मुझे कहीं से अगर इसकी थोड़ी सी आसान डेरिवेशन मिल जाती है तो मैं आप लोगों को जो है वो अपलोड करके जो है वो दे दूंगी। बट इन एनी केस वी विल सी लेटर ऑन के अगर ये नहीं है तो व्हाट विल बी द कंडीशन, और इसके लिए मेरा ख्याल है आपकी बुक में 4-5 पेजेस की कोई डेरिवेशन है इसके। लास्ट जो चीज है जो लर्निंग कर्व है, क्योंकि हमने जिस तरह देखा था कि लर्निंग इम्पोर्टेंट, हम किसी भी ग्रेडियंट बेस्ड मेथड की बात, व्हाट इज द लर्निंग कर्व? जी कौन बताएगा व्हाट इज द लर्निंग कर्व? कॉस्ट फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इटरेशंस। जी ठीक है, आपके पास जो है वो नंबर ऑफ इटरेशंस के साथ अगर आप कॉस्ट फंक्शन जो है वो उसको प्लॉट करते हैं, और उसका रीज़न हमने क्या देखा था कि वी सॉ कि हम
एज की टर्म में अगर बात करते हैं या हम वेक्टर वेट या टैप वेट की टर्म में बात करते हैं फिल्टर के, तो उस केस में विजुअलाइज करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बिकॉज डायमेंशन जो होती हैं फिल्टर की डायमेंशन जो होती हैं वो 2 और 3 नहीं होती, दे विल बी मैनी जो है वो डायमेंशंस अवेलेबल होती हैं। तो विजुअलाइज करना या ये कि मैं अब ये बोल शेप जो बना रही हूँ तो दैट इज समथिंग, दैट इज द ओनली थिंग कि जो 2 और 3 डायमेंशन में हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इजियर वे वुड बी कि अगर हम इंस्टेड ऑफ एज या टैप वेट जो हैं उनको प्लॉट करने के बजाय स्टेप के साथ साथ जो है वी प्लॉट द कॉस्ट फंक्शन कि वो किस रेशियो में जो है वो कम हो रहा है। इस केस में वी विल अगेन वर्क सिमिलर टू द स्टीपेस्ट डिसेंट, और लेकिन अच्छा कुछ अजम्पशन जो है यहाँ पर हम वही करेंगे जो कि स्टीपेस्ट डिसेंट में भी हमने की थी। फॉर एग्जांपल ये वाली जो अजम्पशन है कि पहली वाली जो है कि दे आर ज़ीरो मीन, तो आई एम नॉट श्योर कि हमने उसमें की थी कि नहीं, लेकिन स्टेशनरी प्रोसेसेस की हमने जो थी वो वहाँ पे भी की हुई थी अजम्पशन जो है। दिस इज समथिंग विच द सेकेंड अजम्पशन इज समथिंग दैट वी डिडंट डू एनी in the case of steepest descent कि they are jointly Gaussian। और हम उसको jointly Gaussian क्यों कह रहे हैं? Because अगर आपने गॉसियन को बहुत डिटेल में पढ़ा हो किसी कोर्स में कभी पहले, तो जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल होता है उसमें ये होता है कि आपके पास जो जॉइंटली गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनके अगर हायर मोमेंट्स हैं कि आपके पास सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर मोमेंट को अगर आप निकालना चाहते हैं तो समहाउ उनको हम ब्रेक अप करके सेकंड मोमेंट तक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर। और मैथ में जो है ये बहुत सी जगहों पे हम असम्पशन जो है वो चीज़ों को सॉल्वेबल करने के लिए करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उसका इफेक्ट नॉर्मली यही हो रहा होता है कि एरर जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन बिकॉज वी कैन लिव विद दैट एरर, और अगर वो हमारे पास विद इन द बाउंड हो या ये कि वो इतना इफेक्ट हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं कर रहा, तो वी आर ओके विद दैट। सो दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन जो कि हम इस केस में कर रहे हैं। और थर्ड अजम्पशन जो हमने अभी देखी है वो ये है कि किसी भी टाइम n के ऊपर जो वेट वेक्टर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट वेक्टर्स, या ये जो इंडिपेंडेंस की अजम्पशन हमने अभी देखी थी, ये वाली तीनों चीज़ें लेकर ही हम आगे मूव करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर द लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के लिए I am starting with the same equation जो हमने En की equation लिखी थी in terms of E naught and okay, बल्कि मैं यहाँ देख D जो है हमने कहाँ लिखी हुई है D equation, let me see जी, this is the equation D जो है कि En in terms of optimum weight and इनपुट एंड V वेक्टर की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। अब इस केस में व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कंप्यूट J of n which is actually equal to expected value of E square of n। ओके तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू E स्क्वायर ऑफ n, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए सिंपली व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। स्क्वायर के लिए अगेन मैंने यहाँ पे आगे तो कुछ भी नहीं किया हुआ सिवाय इसके कि मैंने टर्म बाय टर्म जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब जो इस केस में सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें मेरे पास हैं, ये पहली वाली जो टर्म है यहाँ एक्चुअली मैंने इसको E नॉट, जो इसमें एक नॉट भी होना चाहिए था जो कि मिसिंग है। सो पहली वाली जो टर्म है इसको तो हम फिलहाल ओके, और लेट मी राइट देम वन बाय वन। जो मेरे पास ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ E नॉट स्क्वायर ऑफ n जो है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये किस चीज़ के इक्वल होगा? आपके पास जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एरर जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू E नॉट स्क्वायर ऑफ n और मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने सॉल्व करना है फॉर नेक्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, सेकेंड टर्म के ऊपर जो है ना वो एक्चुअली मैं बाद में आती हूँ, और लेट अस डू इट इन द सेम सीक्वेंस जिस तरह से यहाँ पे मैंने किया हुआ। अच्छा, सेकेंड टर्म जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू V ट्रांसपोज n x of n
स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसको जो है मैंने, अगर मैं उसको, ओके लेट मी एक्चुअली डू इट हियर। इसको जब मैं अगर ओपन करती हूँ, एक्स ऑफ क्या था, एक्स ऑफ एन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ V transpose of n, V transpose of n, x of n multiplied by, क्योंकि स्क्वायर था तो I can write it like this, x of n। और अब वी नो कि ये वाली जो चीज़ है, दिस इज व्हाट इज दिस इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में इट डजेंट मैटर कि मैं एक्स ऑफ एन को पहले लिखती हूँ ट्रांसपोज करके या वी ऑफ एन को लिखती हूँ, आई कैन चेंज द ऑर्डर लाइक दिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स कि आई कैन राइट इट एज वी ट्रांसपोज ऑफ एन, एक्स ऑफ एन, x transpose of n, and v of n। अच्छा, can I write it this, or let me just say कि I am claiming कि I can write it like this, times expected value of x of n, x transpose of n times v of n। जी, मैंने क्या किया है, मैंने एक्सपेक्टेशन को अंदर भी मूव किया है एंड आई हैव केप्ट इट आउट आल्सो। ये चीज़ आप लोगों ने पहले कहीं पे की है या देखी है, या समझ में नहीं आती है तो वी कैन डिस्कस इस फर्दर अ बिट, और अगर आ जाती है तो फिर हम, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज कि अगर मेरे पास, लेट्स सपोज कि मैंने ये किया है कि इफ़ आई हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है, रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो मैं आई एम राइटिंग इट एज expected value f(x) times expected value, something like this. Does it make sense? आप हम एक्सप्लेन करते हैं तो ओके, चलें। अच्छा देखें, इसके लिए इसको ना हम एक सिंपल सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ है, तो भी ऐसे हो सकता है ना जी, अगर ये इंडिपेंडेंट हो आपस में फिर ऐसे हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट तो देखें हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंडिपेंडेंस की जो हमने कंडीशन की थी वो उसमें तो हमने ठीक है ना, तो लेकिन वो उसका अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये वाली जो चीज़ है वी ऑफ एन और एक्स ऑफ एन तो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वी ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज भी हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। सो जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि इंडिपेंडेंट के केस में ये चीज़ तो होती है, ठीक है, कि आपके पास इट विल बिकम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन मैंने जो लिखा हुआ है इट इज़ काइंड ऑफ अ चेन रूल, कि आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है अंदर, और बाहर जो एक्सपेक्टेशन है इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग के, लेकिन ये कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले देखा है कि नहीं। सो लेट मी जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कि अगर हम इसी से इससे करके देखते हैं, ये वाली चीज़ तो डेफिनेटली आपने बहुत दफ़ा देखी भी हुई भी है, की हुई भी है, कि अगर डिपेंडेंट आपके पास हो जाता है तो दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन पे हम लिख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ से मैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये कि वी कैन राइट इट काइंड ऑफ अ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इनसाइड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, लेके जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द होल टर्म मैंने लिखा हुआ है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर लेट्स सपोज कि मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई लिखते हैं, लेट्स सपोज के दीज आर continuous time random variables which doesn't actually matter, क्योंकि अगर आप डिस्क्रीट में भी करें तो उसके ही इक्विवेलेंस कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो हम दोनों को कर सकते हैं। लेकिन लेट मी सपोज, लेट मी जस्ट नॉट राइट इट एज, मतलब वेक्टर भी हो सकते हैं लेकिन रैंडम
वेरिएबल्स हैं तो बस x और y हम लिख दे तो इट मीन्स के दे आर रैंडम वेरिएबल्स। अच्छा, इस केस में जो है अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट की कंडीशन है, अगेन ये दोनों के दोनों कंडीशंस जो है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट उसी सिचुएशन में होल्ड करेंगे व्हेन इंडिपेंडेंस की कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस की कंडीशन होल्ड करती है बिटवीन v एंड x, एंड जब आप पहली वाली कंडीशन ये जो प्रूफ करते हैं तो उसके लिए तो हम सिंपली क्या करते हैं, x dx को मैं एक में कर देती हूँ, y dy जो है वो, सॉरी एक और चीज, तो ये f of x y भी तो होगा ना बीच में, ठीक है। तो y x, बिकॉज इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होता है, f of x y इज इक्वल टू f of x इंटू f of y। तो दैट इज द रीजन कि मैं इसको f of x f of x dx लिख सकती हूँ, इसको मैं y f of y dy लिख सकती हूँ, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। बट another way of writing this equation जो मैंने पहले लिखी हुई है कि मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है, डबल इंटीग्रल है, x है, y है, f of x है and f of y dx dy, ठीक है। अब इस केस में what I can do is I can actually take this x out, ठीक है, और यहाँ पर I will just keep y f of y dy and then this whole times dx, ओके कुछ भी नहीं किया मैंने, उसको उसी तरह लिखा है, और बाकी जो है वो I have मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है उसको टर्म्स को जो है वो रीअरेंज किया हुआ है। नाउ दिस टर्म इज e of y, so it means कि this is actually equal to x times e of y dy dx, और ये जो e of y है फॉर द रैंडम वेरिएबल x, दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर से x मल्टीप्लाई हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि दिस इज सम x प्राइम dx आ जाता है। तो इन अदर वर्ड्स दिस इज एक्चुअली, और सॉरी मैं f of x दोबारा भूल जाती हूँ, इधर जो है ना वो एक f of x भी होना चाहिए था, f of x dx, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी होना चाहिए f of x dx। so this is actually equal to आपके पास इसका मतलब है कि this is actually equal to expected value of x prime आप कह लें, it doesn't matter, मतलब x prime और x में दोनों जो है सिर्फ स्केलिंग का डिफरेंस है, या this is actually equal to expected value of x time e of y, ठीक है। सो इसको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लिखने बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि जो हम ये प्रूफ कर रहे हैं इस प्रूफ पे एक्चुअली वी नीड to break it like this. Why do we need to break it like this? Because of the reason कि ये जो मुझे पता है कि this expected value of x and x transpose is giving me the matrix R, ठीक है। So at the end of the day मैं जब इसको इस तरह से कहाँ कौन सी थी स्लाइड जी, सो जब हमने इसको इस तरह की फॉर्म में लिख दिया तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू R and this will become expected value of V transpose N R V of N, ठीक है। अच्छा, another thing, अब मुझे आप ये बताइए कि जब मैं V of N R और V of N को V of N ट्रांसपोज R और V of N को मल्टीप्लाई करूंगी आपस में, तो would it be a vector, a matrix और a scalar? इसको अगर आप बगैर कुछ किए हुए सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है ना उसको कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इनकी डायमेंशंस को नज़र में रख के कोशिश करें फिगर आउट करने की, तो यू शुड बी एबल टू, मुझे जी माय क्वेश्चन इज कि ये जो टर्म एक्सपेक्टेशन के अंदर है, इज दिस अ वेक्टर, मैट्रिक्स और अ स्केलर? जी वो अभी सोच के बताते हैं। चलें हाँ जी, क्योंकि देखें अगर लेट्स सपोज कि कोई भी अगर वो ले लेते हैं आप
ऑर्डर ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, क्योंकि ये एक्स से मिलके है ना, एक्स हमारे पास जो है बेसिकली सॉरी एच जो था हमारे पास, ठीक है, एच को हमने पहले शिफ्ट किया था और फिर बल्कि ये शिफ्टेड ही है, रोटेट तो अभी हमने इसमें किया हुआ नहीं है, तो शिफ्ट किया और फिर रोटेट किया, तो शिफ्ट किया है, तो उसमें जो है उस केस में वी सॉ के अगर n लेट्स सपोज आप ले लेते हैं तो r विल बी इक्वल टू n बाय n मैट्रिक्स, और v की क्या डायमेंशन है n बाय 1 जी, v कॉलम वेक्टर है ना, ये कॉलम वेक्टर होगा, एनीवन एल्स, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ v ट्रांसपोज n, लेट्स सपोज कि जो x एज था, हाँ जी, रो एज जो है वो n डायमेंशन अगर था, लेट्स सपोज कि n हमारे पास टैप्स थे, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये तो r तो खैर n बाय n हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है, r तो हमेशा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होगा, दिस इज n बाय 1 v of n कॉलम वेक्टर है, and this is 1 by n, so this will be a scalar, हाँ स्केलर नंबर आ गया, ठीक है, नंबर आ गया, सो तो बेसिकली अगर आपके पास स्केलर नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं इसके ऊपर कोई और अगर ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ जो कि बेशक मैट्रिक्स का ऑपरेटर है, लेकिन अगर स्केलर के ऊपर ओके, और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज अगेन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है जो हम कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू रीच समवेयर, तो इस केस में बिकॉज इट इज अ स्केलर, तो इसके ऊपर मैं ट्रेस ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो इट वोंट मैटर, बिकॉज ट्रेस ऑपरेटर क्या होता है कि ट्रेस जो होता है बेसिकली सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स जो भी किसी मैट्रिक्स के होते हैं वो हमें ट्रेस दे रहा होता है, तो ट्रेस ऑफ अ स्केलर इज द सेम स्केलर ना, बिकॉज स्केलर आप ये कह सकते हैं कि स्केलर इज अ वन डायमेंशनल मैट्रिक्स, तो उसका आप ट्रेस ले रहे हैं तो जाहिर है उसी वही चीज जो है वो उसके डायगोनल में है, तो दिस इज द सेम थिंग, सो व्हाट वी आर सेइंग डूइंग इज कि आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसके साथ एक ट्रेस का ऑपरेटर मैंने लगा दिया, वी विल सी कि इसका हमें फायदा जो है वो क्या हो रहा है, लेकिन ये कि उस ट्रेस का ऑपरेटर लगाने के बाद व्हाट आई एम डूइंग इज के अब जो मेरे पास ओके लेट मी डू इट फ्रॉम हियर, कि मेरे पास जो है ये एक्सपेक्टेशन थी, इस पे मैंने ट्रेस का ऑपरेटर लगाया है, और ट्रेस के ऑपरेटर के बाद मैंने जो अभी वैल्यू निकाली थी इस इन अंदर की टर्म की इन टर्म्स ऑफ v ट्रांसपोज r एंड v, वो उस टर्म में मैंने इसको लिख दिया है, और उसके बाद जो है व्हाट आई एम डूइंग इज लेट मी एक्चुअली इंक्रीज द साइज ताकि मैं यहीं से जो है ना वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं, बजाय इसके कि हम नेक्स्ट उस पे जाएं, तो सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने ट्रेस का ऑपरेटर लगाने के बाद इसको इन टर्म्स ऑफ जो हमने ऊपर डिराइव की है एक्सपेक्टेशन का इक्विवेलेंट उसकी टर्म्स में लिखा है, एंड देन आई एम जस्ट रीअरेंजिंग, अच्छा अब जो चीज़ है ट्रेस जो ऑपरेटर है वो मैंने क्यों लगाया हुआ है, बिकॉज आई वांट टू मैनिपुलेट माय टर्म्स, ट्रेस ऑफ ए बी जो है this is actually equal to trace of BA, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि ए और बी सेम जो है, यानी देखें अगर ए और बी लेट्स सपोज के ए जो है वो m बाय n था एंड बी जो है वो जाहिर है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइड से तो इट मीन्स के दे हैव टू बी सेम ऑर्डर, कि हमारे पास जो है वो नहीं सॉरी नॉट नेसेसरली, ठीक है, अगर ये m बाय n है एंड दिस इज n बाय m, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप a और b लेते हैं तो a और b ये हो जाएगा m बाय m हो जाएगा, और b ऑफ a जो होगा दैट इज n बाय n, ट्रेसेस जो हैं वो दोनों के दे विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, अगेन हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, आप कोई भी रैंडमली दो मैट्रिसेस लेके इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैट्रिक्स की ऑर्डर्स बेशक चेंज हो गए हैं बट जो ट्रेस होगा या सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स है दे विल बी इक्वल, दे विल रिमेन द सेम, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये जो सॉरी स्केलर जो लिखा हुआ है जो हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सो जो मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस एज ए, ठीक
ठीक है, और सिर्फ v ऑफ n जो है, सॉरी a कर लूँ b कर लूँ, इट डजेंट मैटर, इसको हम एक को a ले रहे हैं, एक को b ले रहे हैं, तो अगर b टाइम्स a था तो मैं इसको a टाइम्स b कर सकती हूँ, या इन अदर वर्ड्स v को मैं पहले ले गई हूँ और v ट्रांसपोज n r को बाद में मैंने शिफ्ट कर दिया है। और ये सब करने का अगेन मकसद क्या है, आई वॉन्ट टू हैव another expectation of Vn and Vn transpose. अब what would this be? Expectation of Vn and Vn transpose अगर हम ले रहे हैं, हमें पता है कि this actually gives us correlation matrix. ठीक है, so this will give us the correlation matrix of Vn, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो भी आपके पास वेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जब आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं इस तरह मल्टीप्लाई करके, तो दिस दे आर गिविंग यू द कोरिलेशन मैट्रिक्स। और इसको जो है आई कैन रिप्रेजेंट इट एज सम कैपिटल K टाइम्स n। सो इन अदर वर्ड जो सेकेंड टर्म हम कर रहे थे सॉल्व, इट टर्न्स आउट टू बी दिस थिंग, ट्रेस ऑफ K ऑफ n, K of n टाइम्स R, जो कि हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स है ऑफ द इनपुट जो हमने ली हुई है। ओके, ये हमने फिलहाल इस टर्म को यहाँ पर ही छोड़ दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म में आप देखें कि जो थर्ड टर्म थी हमारे पास, जो लर्निंग कर्व के लिए हम बात कर रहे थे, इसमें भी वी सॉ कि हमारे पास व्हाट वाज द थर्ड टर्म, इट वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दीज थ्री, ठीक है। अब इनको अगेन मैं फर्दर किस तरह से कर सकती हूँ, आई नो दैट वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंस की जो है इस अजम्पशन लेकर ही हम यहाँ से चले हैं। सो हाउ कैन आई ब्रेक इट, वी कैन ब्रेक इट एक्चुअली इन दीज टू टर्म्स, के मैं जो हूँ ये v को मैंने अलग कर दिया है एंड देन आई हैव सेपरेटेड दिस थिंग इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल। सो इन अदर वर्ड जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास जो है वो 0 हो जाती है, और यहाँ से ओवरऑल जो मेरे पास j ऑफ n आ जाता है, दैट इज इक्वल टू कॉस फंक्शन की वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस फंक्शन प्लस ट्रेस टाइम K ऑफ n टाइम्स R, ठीक है। और इस केस में एंड वी ऑलरेडी हैव सीन दिस थिंग कि ये जो j ऑफ मिनिमम है, दिस इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ the optimum error, which would be the optimum error itself, क्योंकि optimum error जो है basically that is something scalar, वो हमारे पास it's not a random variable, वो तो एक value है जो कि है। इसके बाद फर्दर जो है अगेन अब इन ऑर्डर टू, अब हम देखें जाना कहाँ चाह रहे हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन j ऑफ n इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इटरेशंस, या n की टर्म में जो है। तो उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने वही मैंने वो काम किया है जो हमने लास्ट टाइम स्टीपेस्ट डिसेंट में भी किया था, कि ये जो r है इसको इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनलाइजेशन जो हमने लिखा था कि r कैन बी रिटर्न एज q lambda q transpose, where lambda is the eigen all the eigen values, और q और q transpose जो है we talked about it in detail कि ये eigen vectors हैं जिनसे मिलके बना हुआ है। उसको मैंने यहाँ पर r को इससे रिप्लेस कर दिया, and I am again manipulating the trace operator because of the reason कि यहाँ पे trace operator लगा हुआ है। मैंने इस केस में again क्या किया है कि I have taken this q, okay, let me write it here, trace of kn q lambda q transpose है, ठीक है। मैं इसको ले रही हूँ as b and this whole thing as a, so I can write it as trace of q transpose kn q delta, a b के बजाय मैंने इसको b a कर दिया है, and I am defining this as a new matrix
k prime of n, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर आप देखें कि बेसिकली k प्राइम n इज समथिंग सिमिलर टू जो हमने v प्राइम n किया था, लेकिन नॉट एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज v प्राइम n में तो हमने क्या किया था कि q ट्रांसपोज वाज अप्लाइड ऑन v ऑफ n। यहाँ हमारे पास जो है वो एक और मैट्रिक्स q है जो कि राइट साइड से अप्लाई हो रहा है, बट द थिंग इज के दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इन सम वे, कि जिसमें आप जो है वो दोनों साइड से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ क्यू मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज थी, इसको क्या कहते थे, कुछ याद है? इट वाज कॉल्ड व्हाट? क्यू मैट्रिक्स जो है हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स से जी आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है। हाँ जी, तो इसके लिए हमने एक नाम डिफाइन किया था, डू यू रिमेम्बर? इट वॉज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि क्यू ट्रांसपोज वॉज इक्वल टू क्यू। और इस केस में जो है हमारे पास एंड वी सॉ दैट के अगेन ये वाली जो चीज़ है वो प्रूव हमने नहीं की थी, बट वी सॉ के वी सेड कि अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी भी वेक्टर के साथ, तो इट इज़ एक्चुअली रोटेटिंग द एक्सेस इन सर्टन वे एंड इट इज़ टेकिंग अस टू अनदर रोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। और इस केस में ओके, लेट मी जस्ट जल्दी से गो ऑन द नेक्स्ट क्यू। अच्छा, अब हमने देखें, एक तो हमने जो है वो के प्राइम एन जो है उसको मैंने किस तरह से लिखा था, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू नो के ऑफ एन क्यू ट्रांसपोज के ऑफ एन एंड क्यू। अच्छा, के ऑफ एन क्या है? क्यू ट्रांसपोज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी एन V transpose of n times q, okay, and I can again वही वाले जो expectation का मैंने ऑपरेटर पहले जो है हमने यूज़ किया है, उसी को जो है जिस तरह हमने okay, I can actually write it as like this, ठीक है। और ये जो हमने पीछे हमने एक्सप्लेन की थी एग्जाम्पल के साथ, बेसिकली वही है कि आई एम काइंड ऑफ गोइंग बैक फ्रॉम हेयर टू हेयर, और एक्चुअली नहीं, बल्कि दिस इज समथिंग ईजियर। क्यू ट्रांसपोज इज नॉट समथिंग रैंडम, क्यू इज नॉट समथिंग रैंडम, तो मैं स्केलर अगर अंदर लेके जाती हूँ तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो वी है जो कि वेरिएबल्स है, तो मैं सिंपली जो है वो क्यू ट्रांसपोज और क्यू को अंदर लेके जा सकती हूँ, इट वोंट चेंज एनीथिंग। And this is actually equal to expectation of q transpose v of n times q transpose v of n whole transpose, ठीक है। या सेम चीज का जो है वो ट्रांसपोज आ गया है मेरे पास। और अगर आपको याद हो, इसको हमने v प्राइम ऑफ n पहले डिफाइन किया था in case of is steepest descent. So it means कि another way of writing k prime n is expected value of v of n and v prime transpose of n. या in other words, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आपके पास आइगन वेक्टर्स की डायरेक्शन में अगर आपने रोटेट कर दिया है उन वेक्टर्स को, और मतलब आपका एक्सेस जो है वो आइगन एक्सेस बन चुका है, आइगन बेसिस को एज आपने एक्सेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ले लिया है, तो उधर से जो आपके पास वेक्टर्स आ रहे हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन अगर आप ले रहे हैं या उनका कोरिलेशन मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग दिस मैट्रिक्स के प्राइम ऑफ एन। अच्छा जी, अब ओके, नाउ दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है तो आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस थिंग। ये वाली जो चीज़ है के प्राइम एन जो है, इसका मतलब है कि दिस इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। एंड जिस डेल्टा दिस लैम्डा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास ऑलरेडी वी नो दिस थिंग। और पीछे जो हमारे पास, लेट मी एक्चुअली गो बैक, के पीछे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो ये आई हुई है ना, ट्रेस ऑफ के प्राइम एन एंड लैम्डा. So I just want to write it in terms of
इट्स इंडिविजुअल टर्म्स। और उसमें जो है ये चीज़ हमेशा याद रखें कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपके पास क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट diagonal के सिर्फ they are left behind, all the multiplication become zero. For example, यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास, मैं जब इस मैट्रिक्स को मैंने इसको बस जिस तरह जेनेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है कि के प्राइम एन को जो है रोज एंड कॉलम्स जो है उसके सबस्क्रिप्ट के साथ, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ डायगोनल एलिमेंट से, तो पहला वाला जो मेरे पास एलिमेंट आएगा दिस विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और जो बाकी ये तमाम के तमाम है दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय जीरोस, तो वो तो जीरो हो जाएंगे। सेकेंड एलिमेंट में क्या आ जाएगा, अब मैं इसका मतलब है कि सेकेंड वाले को जब मैं करती हूँ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय अगेन दिस थिंग, और उस केस में क्या हमारे पास आ जाएगा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, ठीक है ये हो जाएगा। हाँ जी, सेकंड में जो है आपके पास सेकंड एलिमेंट जो अगर आप इसी को करते हैं तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं यू विल बी गेटिंग जीरो, इसको फिर आगे से करते हैं यू विल बी गेटिंग जीरो बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास नहीं सॉरी नॉट जीरो जी, आपके पास क्या आ रहा होगा, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट, कुछ छोटा मैट्रिक्स करके देखती हूँ। 1 2 2 1 एंड 2 2 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा नॉट और लैम्डा 1 से, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, मेरे पास आ जाएगा a11 लैम्डा 0, ठीक है, a11 लैम्डा 0 और साथ क्या आ रहा होगा a21, नहीं a21 के साथ तो 0, ये इसके साथ आ रहा होगा, और ये a प्लस के साथ नहीं आएगा ना, a12 सॉरी जी, ऐसे ही आएगा ये नीचे a12 लैम्डा 1 आएगा राइट, जी, और उसके बाद a21 लैम्डा 0 एंड a22 लैम्डा 1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने हाउ हैव आई रिटन इट लाइक दिस कि मैंने जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसके तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचे हुए हैं, वो व्हाट कैन बी द रीज़न, के का स्ट्रक्चर, ओके लेट अस थिंक अबाउट इट, कि आपके पास जो वी एन है और वी एन प्राइम है, एक्चुअली व्हाट दिस इज टेलिंग अस इज के ये दो नहीं आएंगी वैल्यूज, जैसे सिर्फ एक दफा आएगा a11 लैम्डा नॉट और 0 हो जाएगा a12 0, और फिर दूसरी रो में सिर्फ a22 लैम्डा 1 ये 0 हो जाएगा और a22 लैम्डा 1। हाँ जी, लेकिन ये कि इस फॉर्म में देखें एक्चुअली व्हाट आई एम कंफ्यूज अबाउट इट कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसमें मैंने इसको एज अ वेक्टर लिखा हुआ है, और इसको एज अ, क्योंकि मेरे हिसाब से इट शुड बी जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब तो ये, एक तो ये कि ये दिस इज ओके एनीवे, हमारे पास जो है ये दिस इज अ कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि ये तो R बाय R मैट्रिक्स है जो हमारा K प्राइम ऑफ n है, बिल्कुल। ठीक है। और जो हमारे पास लैम्डा है दिस इज ये ऑल्सो R n बाय बाय, n, ठीक है, n बाय n मैट्रिक्स है, तो तो ये फिर आएगा। तो इसका मतलब है कि एट द एंड नॉट R बाय R n बाय n है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एट द एंड जो है वो हमारे पास n बाय n, ये भी n बाय n है, ये भी n बाय n है। सो अगर तो ये वाली जो चीज़ है मैट्रिक्स, इसमें हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास in terms of summation of the diagonal elements only आ जाए, because सबसे पहली बात तो ये कि it will come out to be
डायगोनल अनलेस एंड अनटिल के आपके पास जो आर है, ओके ओके, लेट मी एक्चुअली थिंक अबाउट इट। ये वाली चीज जो है वो मैंने, आई डोंट नो, मैंने ऐसे करके नहीं देखी। जी जी बोलें। जी देखे ना, अगर हम तो ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आपने जो लिखा है ना लेमडा नॉट के, पहला जो है के 00 के नॉट नॉट डैश एन, इससे हो गया। फिर उसके बाद आपकी लेमडा 1 से हो गई दूसरी वाली, बाकी सब 0 हो गया और ये वाली टर्म आ गई। ठीक आपने है। लेकिन देखा ये कि अच्छा सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, हम मुझे लगता ऐसे है कि कर जल्दी की सकते करने के हैं। चक्करों में, ठीक है, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जस्ट वन। मैं तो ith एलिमेंट की बात कर रही हूँ ना, मतलब ओके, एक्चुअली द थिंग इज के हम जो है वो इसकी ओके सो इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी जे, ओके नहीं, मुझे अब समझ आया मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, जो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ से मिस किया, एंड आई थॉट एट दैट पॉइंट के ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली नॉट दिस थिंग। ये वाली चीज़ मैंने सही की हुई है, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ मैं भूल गई हूँ वो ये कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ओके लेट मी राइट, और आप में से भी किसी ने नहीं पकड़ा। गजाला जो है वो तो मुस्तकिल बोल रही हैं, आप लोग पता नहीं बाकी जो है ना वो मेरी तरह किधर गए हैं। दिस इज ट्रेस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आई रिमेंबर कि ये चीज़ जब मैंने ड्राइव करने की खुद कोशिश की थी तो मैंने ट्रेस लगाया था, बट यहाँ पे नहीं। तो ट्रेस में जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं ना, दे विल बी दिस थिंग, ओके। तो ये जो है ना बेसिकली दिस इज वो जो हमने जो मल्टीप्लिकेशन की थी, दैट इज ओके, कि आपके पास एट द एंड जो है वो n बाय n मैट्रिक्स ही आ रहा होगा, बिकॉज दो n बाय n मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि पीछे से जो हमने जहाँ से डेरिवेशन ली हुई है, दैट इज एक्चुअली ट्रेस ऑफ दिस थिंग, विच मीन्स के सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स। और जब सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स लेते हैं तो दैट विल एक्चुअली कम आउट टू बी जस्ट दिस थिंग, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो है वो जो भी कॉस्ट फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू the minimum value of the cost function and something that is dependent upon the values of the lambdas या eigen values multiplied by the diagonal element of this correlation matrix। और इस केस में जो है वो हमने ये जो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, अगेन ये आपकी बुक की एग्जांपल 6.2 है, जिस एग्जांपल में एक्चुअली कोई भी डेरिवेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ओनली जस्ट टू शो कि जो जो कन्वर्जन्स है दोनों का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, और उसको अगर आप प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व करके देखेंगे तो यू विल सी के कन्वर्जेंस जो है वो तो हो रही है, लेकिन इन केस ऑफ LMS जो है वो स्मूथ कन्वर्जन है, और इन केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट जो है वो कन्वर्जेंस इस तरह से हो रही है कि आपके पास जो है फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न के हर स्टेप में जो है वो चीज़ कैलकुलेट हो रही है। जो एक चीज़ में आखिरी 1 मिनट से जी जी लूंगी, आप फिनिश कर लीजिए, बस फिर एक चीज समझाइएगा। 1 जी जी मिनट में ठीक है। आप पहले अच्छा आखिरी जो चीज़ है वो मेरा ख्याल है मैंने वो स्लाइड नहीं डाली, बट द थिंग इज़ कि जो चीज़ मैं प्रूव नहीं करूँगी, बट दैट इज़ समथिंग दैट, अच्छा मेरा ख्याल है मैंने एक दो स्लाइड्स नहीं डाली, खैर वो हम नेक्स्ट टाइम में वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर बिफोर द क्लास के। जो स्टेबिलिटी के लिए डेरिवेशंस जो है वो मैंने नहीं की, लेकिन जो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन हमारे पास कम जो आती है आफ्टर ड्राइविंग इट comes out to be this thing, कि आपके पास in the case of LMS this should be the formula, कि आपके पास जो ये upper limit है it is actually bounded by 1/3 times trace of the correlation matrix ऑफ द डेटा जो भी आपके पास आ रहा है। और जैसे जैसे डेटा चेंज होगा, ये चेंज हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेप साइज की लिमिट जो है उसूलन हर स्टेप के ऊपर जो है वो चेंज होनी चाहिए। इसका जो प्रूफ है ना वो हम बुक में 6.3.2 से लेकर 6.3.4 तक हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल है। आप में से कोई अगर करना चाहते हैं तो एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी स्टेप कि जिसमें आपको लगे कि कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं समझ आ रही, तो यू कैन डू इट, एंड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द सेंस कि हमने अच्छी खासी जो है वो
डेरिवेशंस वगैरह करके जो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बट वी विल एक्चुअली डू दीज एग्जाम्पल इंशाल्लाह अगली क्लास में जी। और उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक जो है वो रेलिवेंट इससे रह गया, विच मी मे और मे नॉट कवर, बट द थिंग इज कि आज जो है वो हमने जो चीज़ें कर ली हैं वो ये कि वी हैव टॉक्ड अबाउट के हाउ to find the step size, how to find the learning curve, and how to compare the different approaches of convergence of steepest descent and LMS। और जो चीज़ हमने मेन डिफरेंस जो है वो इन द केस ऑफ कन्वर्जेंस देखा था वो ये देखा था कि स्टीपेस्ट डेसेंट में जो चीज़ हमें डिटर्मिनिस्टिक वेक्टर से हम अप्रोच कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द मिनिमम पॉइंट, इन द केस ऑफ LMS वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि एवरेज टैप वेट्स जो हैं उनके ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा होता है। चलें इसको हम यहाँ रुकते हैं, मेरी असल में दूसरी भी क्लास है तो वी विल स्टॉप हियर। और जी आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, या फिर ये कि हम बाद में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। चलें ठीक है, ओके, यू वेलकम। थैंक यू। चलें जी मैं इसको रोकती हूँ यहाँ पर।